नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। कोरोना के इस संकट में एक और बड़ी बात जुड़ गई है। इस बार ये बीमारी बड़े पैमाने पर गांवों में फैलने लगी है। गांव की स्थिति आप जानते हैं, भारत के गांव में अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दूर दूर के इलाकों में रहते हैं लोग, और वहां पर जो कोरोना की जांच है वो भी संभव नहीं है। इसके अलावा जिस इलाज के लिए जो महत्वपूर्ण जांच है, जैसे HRCT, कुछ ब्लड टेस्ट, वो भी संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में जब गाँव में ये बड़े पैमाने पर फैल रही है बीमारी, तो क्या स्थिति बन रही है? इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत के लिए आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर हेमशंकर शर्मा को, जो भागलपुर मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर भी हैं और उसके साथ-साथ वहाँ उस कमिश्नरी में जो है वो जो कोरोना के इलाज का सेल है उसके भी इंचार्ज हैं। डॉक्टर शर्मा, बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, और जिसको मैं इंट्रोडक्शन में मैंने कहा भी कि गाँव में जहाँ पर कि अ, कोरोना का टेस्ट नहीं हो सकता, HRCT नहीं हो सकता, ब्लड टेस्ट नहीं हो सकता, सिर्फ क्लिनिकल सिम्पटम्स मालूम है, बुखार हो रहा है, खांसी है। क्या ऐसे में कोरोना रोगी का इलाज करना संभव है? शैलेश जी, बिल्कुल संभव है। आपको पता है कि कोरोना ने गाँव की तरफ पैर पसार लिया है, तब गाँव के हिसाब से उसके प्लेटफ़ॉर्म के हिसाब से देखते हुए हम लोगों ने इसमें जो बातें ध्यान में रखी है, वो पहली बात है कि कोरोना का सिंड्रोमिक अप्रोच है। सिंड्रोमिक का मतलब है, इसमें बुखार है, खाँसी है, श्वास की गति में परिवर्तन होता है, श्वास की तकलीफ़ें होती हैं और अभी बदले हुए परिवेश में आपको लूज़ मोशंस हो सकते हैं, भूख नहीं लगती है, स्वास्थ्य में सिर्फ कहते हैं कि पेशेंट की बस कमज़ोरी लग रही है और कोई ख़ास बात नहीं है, थकावट ज़्यादा हो गई है और कोई बात नहीं है। तो ये कुछ-कुछ चेंजेज़ हुए हैं पिछली बार से लक्षणों में, स्किन डिजीज़ेज़ भी आ गए हैं और एक कई प्रकार के लकवे भी हैं, कुछ भी हो सकता है इसमें। लेकिन एक बात याद रखने योग्य है कि अगर आप प्रतिदिन जो कार्य करते हैं, वो कार्य करने में अगर आप सक्षम ना हो, आपकी श्वास ज़्यादा फूले, आपको लगे कि मुझे सांस ज़्यादा लेनी पड़ रही है और श्वास की गति जो है वो बढ़ रही है। एक सामान्य व्यक्ति एडल्ट 14 से 16 बार प्रति मिनट श्वास लेता है। अगर 20 बार या उससे ज़्यादा सांस लेने लगे, तो आप समझिए कि ये लक्षण ठीक नहीं है। इसके साथ ही बुखार का जो थर्मामीटर गाँव-गाँव में मिलता है, थर्मामीटर से आप देख सकते हैं। तीसरी बात जो मेरी मान्यता है कि पल्स ऑक्सीमीटर की उपलब्धता, उसमें निश्चित रूप से शायद कमी है, लेकिन गाँव में जो पंचायत समितियाँ हैं, मुखिया हैं और भी अलग-अलग स्तर के लोग हैं, वहाँ पर मेरा अनुरोध यही रहेगा कि वो लोग पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था करें। 1,500-2 हज़ार रुपए में पल्स ऑक्सीमीटर मिल जाता है और प्रति 300 से 500 की आबादी पर कम से कम 1 पल्स में ऑक्सीमीटर उपलब्ध हो। इसी तरह 500 से 1000 के बीच में 2 उपलब्ध हो और गाँव की आबादी अगर बड़ी हो, तो वो उसी तरह से 3 या 4 ऑक्सीमीटर रहने से आप उसको आराम से जाँच कर सकते हैं कि आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो इसको SpO2 बोलते हैं, वो आपकी कहाँ तक आ रही है, कहाँ गिर रही है। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि एक सामान्य व्यक्ति का 96% से ज़्यादा होना चाहिए और कोरोना में ये घट के 95% के नीचे आ जाता है। तो इतनी बातों को देखते हुए हम लोग गाँव की तरफ में अपनी आदतों को बदलें। अब HRCT, CT स्कैन जिसको कहते हैं आप, वो कराना या RT-PCR की तरफ भागना ये संभव नहीं है। लेकिन एक छोटा-सा टेस्ट है जो बेड साइड होता है, जिसको रैपिड एंटीजन टेस्ट कहते हैं, वो भी काफ़ी हद तक बता सकता है मुझे, 80% से ज़्यादा वो बता देता है कि ये कोरोना हो सकता है या नहीं हो सकता है। यह दीगर बात है कि इसमें पहले 1, 2, 3 दिनों में पता शायद ना चले, लेकिन चौथे दिन होते-होते रैट यानी रैपिड एंटीजन टेस्ट भी पॉजिटिव हो जाते हैं। ये बेड साइड टेस्ट है, बहुत ही आसान तरीके से किया जा सकता है। थोड़ी-सी सावधानी के साथ कोई भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता वो लोग कर सकती हैं गाँव में भी इसको। आपने कहा कि सिर्फ ऑक्सीजन लेवल और बुखार और जो बाकी सिम्पटम्स है उसके आधार पर इलाज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मेरा एक सीधा सवाल है, वो ये कि जो कोरोना में अभी तक जो पाया गया है वो कि जो सबसे महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवा के रूप में सामने आई है वो हमारी वर्षों पुरानी, शायद 100 वर्ष पुरानी दवा स्टेरॉइड। अब सवाल ये उठता है कि गाँव में शहरों में तो जाँच की जाती है, HRCT करके या कुछ ब्लड टेस्ट करके आप तय कर लेते हो कि कोरोना है, लंग्स का इन्वॉल्वमेंट कितना है, यानी फेफड़े पर कितना असर हुआ है और उसके आधार पर आप स्टेरॉइड शुरू कर देते हैं। क्या गाँव में ये स्टेरॉइड का इस्तेमाल संभव है, जहाँ पर कि सिर्फ क्लिनिकल सिम्पटम आपको मालूम है? पहले से जब क्लिनिकल सिम्पटम के आधार पर हम लोगों ने देख लिया कि इसको संभवतः कोरोना ही है, तो पहले 5 दिनों का सब्र चाहिए।
कहने का मतलब है कि पहले 5 दिनों में जब वायरस मल्टीप्लाई करता है, जब वायरस तेजी से बढ़ता है, अगर उस पीरियड में आप स्टेरॉइड का बेजा इस्तेमाल करेंगे, तो घाटा ज़्यादा होगा। क्योंकि उस समय शारीरिक अवस्था जो होती है वो इम्यून सप्रेशन में रहती है, यानी आपकी बॉडी सिस्टम की जो इम्यून लेवल है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो बैरियर थोड़ा कमज़ोर हो जाता है जब वायरस बढ़ता रहता है। उस वक़्त अगर आपने स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया तो स्टेरॉइड अपने आप में इम्यून सप्रेसेंट है। ये इम्यून सिस्टम को थोड़ी देर के लिए नीचे करता है। तो उस पीरियड में दोनों ही तरफ से आप देखेंगे कि आपने इम्यून सप्रेशन भी कर दिया और वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए जगह भी दे दी, तो खतरा ज़्यादा होता है। जब पहले 5-7 दिन निकल जाते हैं तभी आपको स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना चाहिए। स्टेरॉइड 2 प्रकार के होते हैं, एक डेक्सामेथासोन है जो इंजेक्शन या टैबलेट के रूप में दिया जा सकता है और दूसरा जो सामान्यतः ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो प्रेडनिसोलोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन है। प्रेडनिसोलोन के बारे में बता दूं, ये दवा काफ़ी अच्छी होती है और एक तरह से रामबाण जैसी दवा चल रही, जैसा आपने कहा कि स्टेरॉइड, एंटीकोएगुलेंट और ऑक्सीजन, ये 3 हमारे मेन ट्रीटमेंट के प्लान है, या ट्राइपॉड्स बोलते हैं, त्रिपाद हो गए, ये 3 देव हो गए जो कोरोना के साधन में या उनको साधने के लिए हमारे पास मौजूद हैं। मिथाइल प्रेडनिसोलोन की जो मात्रा होनी चाहिए वो, अगर कोरोना हल्के-फुल्के में आ रहा है, इसको माइल्ड डिजीज कह सकते हैं। माइल्ड का मतलब हो गया ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से नीचे आ गया और श्वास की गति 20 के आसपास या 20 से थोड़ी ज़्यादा हो गई, 20 प्लस, यानी 20 बार 20 साइकिल प्रति मिनट से ज़्यादा श्वास की गति हो या ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से नीचे आए, तो ये माइल्ड केस मानिए। इसमें स्टेरॉइड देना है। मिथाइल प्रेडनिसोलोन 0.5 यानी 0.5 से 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से मिथाइल प्रेडनिसोलोन देना चाहिए। और जब ये गंभीर अवस्था में आती है, मॉडरेट या सीवियर डिजीज में आती है, उस वक़्त या उसको कैसे जज करेंगे? अगर आपकी सांस की गति 30 या 30 से ज़्यादा बार हो जाए, अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% के नीचे जाने लगे, ये दोनों चीज़ अगर दिखती है तो इसका मतलब है कि कोरोना ने आपको अपनी जकड़न में अच्छा ले लिया है। मॉडरेट मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ में आप जा रहे हैं। अब इसमें स्टेरॉइड मेथाइल का डोज़ 1 से 2 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम, 1 टू 2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। और इस कंडीशन में जो बोलस देना है, वो 250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम का मिथाइल प्रेडनिसोलोन का पहला शॉट इंजेक्शन देते हैं और उसके बाद हम लोग टैबलेट या इंजेक्शन के रूप में इसको दे सकते हैं। आपने कहा कि ऑक्सीजन पर नजर रखना है, लेकिन एक एक समस्या और देखी जा रही है। लेकिन इस ऑक्सीजन पर बात करने से पहले मैं एक सवाल और पूछ लूं कि अभी बहुत सारे लोग जो हैं खुद से ही जो है स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। वो सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं, डॉक्टरों का बयान पढ़ रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये तो ओटीसी ड्रग की तरह है। मतलब जैसे हम ये सर दर्द की दवा, जुकाम की दवा बिना डॉक्टर के पर्ची के खरीद लेते हैं और खा लेते हैं, ठीक उसी तरह से अब चूंकि स्टेरॉइड्स मैंने खुद देखा है कि वो, और आजकल किसी भी दवा के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जो केमिस्ट है वो मांग ही नहीं रहा है। वो आप उनको व्हाट्सएप पे या उस पे दिखा दीजिए कि ये है, वो दे देते हैं। तो जो पहले थोड़ा बहुत मांगते थे वो भी बिल्कुल मांगना बंद कर दिया है। तो आसानी से मिल रहा है। तो क्या बिना डॉक्टर की सलाह से, बिना डॉक्टर से कहे, मेरा मतलब ये है कि क्वैक भी नहीं, बिना प्रशिक्षित डॉक्टर जो कम से कम एमबीबीएस है उसकी सलाह के स्टेरॉइड लिया जा सकता है? स्टेरॉइड का बेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रामायण में एक प्रसंग आया था कि लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया, एक ही बार में ब्रह्मास्त्र चला के रावण को क्यों नहीं समाप्त कर दिया जाए? रामचंद्र जी ने कहा कि उसके लिए वजह होती है, उसके लिए देखा जाता है। तो अगर दुश्मन पहले ही मान जाए हमारी बात, तो हम क्यों ब्रह्मास्त्र चलाएंगे? तो आप स्टेरॉइड रूपी ब्रह्मास्त्र का बेजा इस्तेमाल न करें। ये दूसरी तरफ भी आता है। आपने एक नई बीमारी सुनी होगी, फंगस वाली, अभी इस पर शायद आपके दिमाग में भी बात आ रही हो। तो वैसी चीज़ें, या और डायबिटीज़ अगर आपको हो सकती है, इसमें कोरोना में देखा गया है कि अगर आप नॉर्मल ब्लड ब्लड शुगर के भी आदमी हैं, तो भी आपको कोरोना के बीच के पीरियड में शुगर का लेवल बढ़ सकता है। और अगर आप डायबिटीज़ के रोगी हैं, ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, तो स्टेरॉइड इन दोनों चीज़ों को बढ़ा देता है और वो नुकसान आप समझ नहीं पाते हैं और ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। इसलिए स्टेरॉइड का कृपया बेजा इस्तेमाल न करें और पहले 5 से 7 दिनों में तो स्टेरॉइड का बिल्कुल ही इस्तेमाल न करें। ये मेरी आप लोगों से विनती है। हाँ, बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि ये सावधान करना बहुत ज़रूरी है कि स्टेरॉइड्स जो है वो कोई ओटीसी ड्रग नहीं है कि कोई भी आदमी अपने आप ले ले और खा ले। उसको एक जो प्रशिक्षित डॉक्टर है, शिक्षित डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, कम से कम उनकी सलाह से और लेना चाहिए, क्योंकि वो बाकी पैरामीटर्स देखेंगे। अगर उनको मजबूरी, शायद उनकी मजबूरी हो कि किसी शुगर के पेशेंट को भी देना है,
तो वो ये भी ध्यान रखेंगे कि कितना इंसुलिन इसको देना है, किस किस तरह से इसको इसके शुगर लेवल को भी कम रखना है। ये कई महत्वपूर्ण बातें उसके साथ जुड़ जाएँगी और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि स्टेरॉइड को अपने आप नहीं लें, उसका दुष्परिणाम भी हो सकता है। एक और समस्या आ रही है बिल्कुल। ऑक्सीजन लेवल को लेकर के, आपने सजेस्ट किया कि 94 95 से नीचे आए तो जब 94 हो जाए तो आदमी को सावधान हो जाना चाहिए। लेकिन खास करके यूथ में इस बार देखा जा रहा है कि उनको कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है, ना तो बुखार हो रहा है, ना खांसी हो रही है, ना कुछ और हो रहा है। यानी कोरोना में जिसको एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं वो वैसी ही स्थिति में है और अचानक उनका ऑक्सीजन लेवल जो है 90 से नीचे आ जाता है और तब सारी समस्या शुरू होती है, जिसको हाइपोक्सिया और इस खास तौर पे हैप्पी हाइपोक्सिया जिसको कहते हैं, उससे ग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है और क्या ट्रीटमेंट इसके लिए होगा? शैलेश जी, देखिए, हाइपोक्सिया का मतलब होता है, हाइपो मीन्स कम, ऑक्सिया मीन्स ऑक्सीजन। जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो उसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो आपके कुछ लक्षण होते हैं, आपको कुछ कष्ट होता है, श्वास की प्रक्रिया में दिक्कतें होती है, आपको कंजेशन लगता है श्वास अंदर नहीं जा रही है, कहीं कोई दिक्कत हो रही है। अगर इन दिक्कतों का पता ना चले, आप ठीक ठाक अपने आप को महसूस करने लगे, तो इसको हम लोग हैप्पी हाइपोक्सिया बोलेंगे। यानी आप हाइपोक्सिक तो हैं, आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन एसपीओ2 लेवल 90% चली गई, 85 तक चली गई, और आपको पता नहीं चल रहा है कि आप शायद पीड़ित हैं इससे। लक्षणों के आधार पर ये देखिए कि आपकी श्वास की गति तो बढ़ तो नहीं गई है। आपकी श्वास की गति अगर 20 से ज़्यादा बढ़ रही हो तो आप हाइपोक्सिक डेफिनेटली हो रहे हैं, और आपका जो पल्स ऑक्सीमीटर है ये बताने में सहायक होगा कि आप एक्चुअली हाइपोक्सिक हो रहे हैं। और जवान लोगों की बात तो थोड़ी सी अलग होती है, बबलिंग विथ टू मच ऑफ हॉर्मोन्स, बबलिंग विथ पावर्स एंड एनर्जीज। वो समझते हैं कि नहीं, मुझे तो कुछ होगा नहीं, मैं तो बहुत मजबूत कद काठी का हूँ, मजबूत ताकत है मेरी, बात सही है, लेकिन है गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। तो ये बातें होती है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा। ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है आपको बता रहा है, उस पर ध्यान रखिए विशेष तौर पर। अच्छा पल्स ऑक्सीमीटर खरीदिए और ऑक्सीजन लेवल को जरूर चेक करिए, और इस गफलत में ना रहिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जो आप ठीक नहीं है। अगर दूसरा कोई व्यक्ति आपको देखता है तो आपको कहता है कि आपकी सांस तेज चल रही है, क्या बात है, आप उनकी बातों पर ध्यान दीजिए और अपने आप को देखने के आईने में कोशिश करिए कि शायद आप कहीं फंस रहे हो। आप अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन को नापने की कोशिश करिए हर 4 घंटे में, और आप तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करिए अगर 94 से नीचे जा रहे हैं तो। ये अवस्था हैप्पी हाइपोक्सिया की है, यंग्स में वो जब बहुत ज्यादा देखी जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात की आपने कि आमतौर पे युवा जो है वो समझने की कोशिश नहीं करते और उनको लगता है कि ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं और इग्नोर करते रहते हैं और जब वो ऑक्सीजन लेवल बहुत डिप कर जाता है, नीचे चला जाता है, तब उनकी समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ हो गया। और इसलिए ज़ाहिर-सी बात है कि 90 से जितना नीचे जाएगा आपका ऑक्सीजन ट्रीटमेंट भी उतना ही मुश्किल होता जाएगा। जी। और आपके जीवन पर खतरा भी जो है उतना ही बढ़ता जाएगा। इसलिए पहले से सावधान हो जाना बहुत ज़रूरी है। एक बात और मैं करना चाहूँगा कि ये देखा जा रहा है इस बार कि बहुत सारे कोरोना पेशेंट जो हैं, वो लगभग ठीक होने वाले हैं, ठीक हो रहे हैं या इलाज चल रहा है, उसी दौरान उनको हार्ट अटैक हो रहा है। तो इसका क्या कारण है? क्यों हार्ट अटैक हो रहा है? देखिए, ये कोरोना जो है ये एक स्टेज करता है बॉडी के अंदर में, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपर कोएगुलेबल स्टेज। यानी यहाँ पर जो खून की छोटी छोटी नलियां होती है उनमें जमाव होने लगता है, और जब जमाव होने लगता है तो रक्त की धमनियां हमारी है उसमें अगर थक्के जमते हैं, तो इन थक्कों को जमने से रोकने के लिए ही हम लोग एंटीकोएगुलेंट देते हैं, और ये जमे हुए थक्के ही रक्त की धमनियों को रोकते हैं, जो हृदय में पहुंचती है वो एंजाइना करती है और हार्ट अटैक करा सकती है। अगर बड़ा थक्का जम गया या तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, पल्मोनरी यानी कि जो फेफड़े की नलियां होती है उनको भी ब्लॉकेजेस कर देते हैं ये, और फेफड़ों का खुद का रक्त संचार कम होने लगता है। ये सारी चीज़ों की वजह जो होती है वो इंक्रीज थ्रोम्बोटिक फिनोमेना है, जिसको हाइपर कोएगुलेबल स्टेज हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में यही है कि आप अगर कोई चीज बह रहा है, कहते हैं ना कि बहता पानी निर्मला बंदा गंदा होए, यानी अगर पानी बह रहा है, चल रहा है, गतिशील है, तो गंदगी कम होती है। यहाँ जब गति रुकती है इन माइक्रो थ्रोम्बोसिस की वजह से, जो हमारी छोटी छोटी नलियां हैं, कैपिलरीज हैं, स्मॉलर आर्टरीज हैं, आर्टेरियोल्स हैं, वेन्स हैं, वेन्यूल्स हैं, इनमें जब ब्लॉकेजेस होंगे तो हाइपोक्सिया डेवलप करेगी, टिश्यू हाइपोक्सिया। टिश्यू हाइपोक्सिया से फिर टिश्यू डैमेजेस, और जब टिश्यू डैमेज होगा
तो या तो पल्मोनरी इन्फेक्शन होगा, यानी लंग्स में ब्लड कम हो जाएंगे, लंग्स टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा। और इसी तरह से दिल, जो मायोकार्डियम होता है, उसकी जो मांसपेशी होती है, उसमें जब खून की नलियां इस तरह से जाम होती हैं तो वो हार्ट अटैक में परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए इन दोनों चीजों का खतरा बढ़ता है। यही चीज ब्रेन के अंदर भी देखी जा रही है। इसलिए आप देखेंगे कि ब्रेन के अंदर भी लकवा भी इसका एक प्रकार हो रहा है। इसमें इसमें मैं यहाँ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि वो एंटीकोगुलेंट जो है, यानी खून को पतला करने के लिए या उसके जी। थक्का नहीं जमने देने के लिए वो दवा ले रहे थे, उसके बाद भी हुआ हार्ट अटैक। जी, हार्ट अटैक उसके बाद भी हो सकता है। हो सकता है कि जो दवाइयाँ दी जा रही हों, उनके डोजेज़ बहुत ही सही नहीं हों, या हो सकता है कि जो गतिशीलता इस बीमारी की है, वो बहुत ही ज़्यादा विरुलेंस है। क्योंकि जो वायरस है हमारे यहाँ म्यूटेंट वायरसेस भी हैं, सिंगल म्यूटेंट, डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट। और आप देखेंगे कि ज़ाहिरी तौर पे एकेडमिक रूप से देखेंगे तो शायद 500 से ज़्यादा म्यूटेशनल चेंजेज़ वायरस में हो चुके हैं। हमारे देश में लगभग 6 से 20 प्रकार के वायरसेस हैं जो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, और लगभग 6 से 7 प्रकार है जो बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। इसीलिए देखेंगे आप, इनके लक्षणों में काफ़ी सारे परिवर्तन हो रहे हैं। ये म्यूटेंट वायरसेस के बारे की स्टडीज़ अभी बहुत ही लिमिटेड हमारे पास है। ये डबल म्यूटेंट्स जो हो रहे हैं, ये क्या करेंगे? लेकिन इस बार देखा गया कि नहीं, ये युवाओं को ज़्यादा अफ़ेक्ट कर रहे हैं, और इनमें जो लंग्स के डैमेजेज़ हो रहे हैं वो ज़्यादा दिख रहे हैं। हैप्पी हाइपोक्सिया का प्रॉब्लम पिछली बार की तुलना में इस बार बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है हमें, कि मरीज़ को कोई तकलीफ नहीं है और 80% फेफड़ा आपका डैमेज हो चुका होता है। ये प्रतिदिन की घटना हम लोगों के साथ हो रही है। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि ये जो स्ट्रेन है, इस बार का जो सेकंड वेव है, इसमें बहुत सारे नए लक्षण आ रहे हैं, क्योंकि वायरस जो है वो पिछला वाला नहीं है, बदल गया है। उसमें उसका रूप जो है बदलता रहता है, और वो इस बार जो है और बदल गया है, और कई बदले हुए रूप, कई तरह के रूप जो है वो हमारे यहाँ प्रचलित हैं, और इसलिए ज़्यादा सावधान भी रहने की ज़रूरत है। एक बात और इस बार देखी जा रही है, डेथ का जो कारण है, खासतौर पर हॉस्पिटल में, और एक साथ 5-5, 6-6 लोगों की डेथ हो गई। एक बीमारी जिसको म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, या ब्लैक फंगस डिजीज कहते हैं, वो क्यों हो रहा है, और अस्पताल में जो लोग भर्ती हैं वो इससे क्यों ग्रस्त होते या हो रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है, और कैसे इसको रोका जा सकता है? फंगस तो एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, आप कहेंगे, जो ग्रो करता है जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जहाँ इम्यून सप्रेशन ज़्यादा होता है, इम्यूनिटी की लेवल जहाँ कम होती है, और जहाँ पर हमें जो पाइपलाइन है जिनके सप्लाईज आ रहे हैं, या तो वो ऑक्सीजन की पाइपलाइन है वो चेंज नहीं हो रही है, जो फ्लो मीटर्स ऑक्सीजन के हैं, जो ह्यूमिडिफायर्स हैं, उनकी बोतलों में जो पानी है वो प्रतिदिन बदल देना चाहिए, साफ पानी रखना चाहिए। वो अगर उसी में रिसाइकल होता रहेगा तो फंगस ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ऐसी अवस्था में जहाँ स्टेरॉइड्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ मरीज़ हमारे इंट्यूबेटेड हो रहे हैं आईसीयू के अंदर में, जिनको कि इंट्यूबेशन दिया जाता है, मरीज़ को बेहोश कर दिया जाता है, और मशीनें उसकी एवज में सांस लेती हैं, जिसको आप इंट्यूबेशन या वेंटिलेशन कह रहे हैं। तो असिस्टेड वेंटिलेशन के रूप में जो ट्यूब अंदर जाती है, इसकी प्रक्रिया है, एक सामान्य प्रोटोकॉल है कि प्रतिदिन इस ट्यूब से कल्चर निकालना है, उसकी जांच करनी है, और ब्लड कल्चर रेगुलर जांच करनी है, फंगस की जांच करनी है। तो ये देखा गया इस बार में, खासकर ये ज्यादा दिख रही है म्यूकरमाइकोसिस। हमारे अस्पताल में भी कई एक केसेस हैं, 2 तो मैंने आज ही देखे हैं। और दिक्कतें ये हैं कि जो डायबिटीज वाले होते हैं उनमें ये ज्यादा होती है। सामान्यतः हम लोग जानते हैं कि डायबिटीज के रोगी में इम्यून सप्रेशन होता है, ग्लूकोज की बहुतायत होती है, और प्रॉपर डोजिंग दवा नहीं देने से या इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं करने से अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो इस तरह की बीमारियां बढ़ेंगी, फंगस बढ़ेंगे। अब तो ये हमने प्रोटोकॉल कर लिया है कि साहब अगर 7वें 8वें 9वें दिन तक अगर बुखार डाउन होने के बाद एकाएक फिर बढ़ने लगे तो कहीं ना कहीं सोचो कि फंगस हो सकता है। उसके लिए जांच करो, फंगस की टेस्टिंग करो लैब्स में भेजकर। और ब्लैक फंगस, जो म्यूकर ब्लैक फंगस मतलब जो एक्सपेक्टोरेंट आ रहे हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। ब्लैक ब्लैक आप देखेंगे च्यवनप्राश का कलर, आप मान लो, इस बहुत साधारण सी भाषा में च्यवनप्राश सब लोग जानते हैं। आप समझ लो कि कफ में अगर च्यवनप्राश आने लगे तो ये ब्लैक फंगस हो सकता है। अगर नाक से ब्लीडिंग होने लगी तो ये फंगस हो सकता है। ये इतना खतरनाक और पावरफुल है कि बहुत तेजी से ग्रो करता है। ये जबड़े की हड्डियों को, नाक की हड्डियों को, नाक के अंदर की जो श्वास प्रक्रियाएं और तंत्र हैं पूरे के पूरे, इसको आंख तक घुस जाती है, पूरी आंख को बर्बाद कर देती है। विजन इर्रेपरेबल लॉस है, फिर आपका कुछ नहीं कर सकते हैं। ये नाक और मुंह का जो है ओरोफेशियल ये एरिया जो है,
इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर जाता है, हड्डियों तक को गला देता है ये। तो इन सब पर ध्यान रखने के लिए जैसे ही शक आपको हो, शक की बिना पर उसको टेस्ट करें और तब तक के लिए आप दवा इमीडिएटली शुरू कर दें एंटी फंगल्स। हमारे पास कई एंटी फंगल्स हैं उपलब्ध अस्पताल में पहले से, खासकर हमारे बिहार में कालाजार के लिए दवाइयाँ हम लोग को एम्फोटेरिसिन, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन हमें सप्लाइड है, प्रचुरता में सप्लाइड है, उनका इस्तेमाल करें। या जो एंटी फंगल अदर ड्रग्स हैं वो भी उपलब्ध हैं बाजार में, उनका इस्तेमाल करें। ये अत्यंत ही आवश्यक है। पहली बात है, ये आपको जानना होगा कि जब तक आप सोचेंगे नहीं, व्हाट आईज कांट सी व्हाट माइंड डजंट नो, तो आपको वो दिखाई नहीं पड़ेगा। आप समझेंगे आंख लाल हो गई, कंजंक्टिवाइटिस हो गया होगा, बिल्कुल नहीं। अगर कोरोना से रिकवर कर रहा है केस और आंख लाल हो गई, आंख बंद हो गई, फूल गई, आप पहली बात सोचो कि फर्स्ट डायग्नोसिस मेरा म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है। दूसरी बात और कोई हो सकती है, इसलिए पहली बात है कि फंगस के लिए टेस्ट करो। ये बहुत ही लीथल है, किलिंग है, इसमें डेथ 90% हो जाती है। इसलिए हमेशा अनुरोध है कि पहले शक करो, शक करना सीखो, और जब शक करो तो उसको तय करो कि हाँ यही वो है, कंफर्म करो। सो टेस्टिंग, पहले आप थिंकिंग, देन टेस्टिंग, कंफर्मिंग एंड देन ट्रीटिंग, ये सब चीज तेजी से करना होगा। आप समय नहीं गंवा सकते हैं इसमें। अपने मित्रों की मदद लीजिए, जो पैथोलॉजिस्ट फ्रेंड है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, उनकी सलाह लीजिए। और एक मेडिकल कॉलेज में जहाँ टीम रहती है, या बड़े बड़े हॉस्पिटल में जहाँ टीम है, वहाँ काफी तेजी से हम लोग इसको कर सकते हैं। समय न गंवाए, अच्छा कल जांच कर लूंगा, नहीं सर, आज जांच कर लो, आज ही देख लो क्या बात है। इससे हम लोग अपनी जिंदगियों को बचा सकते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात की आपने। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, आजकल चूंकि हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, कम से कम दिल्ली में, मुंबई में और बहुत सारे शहरों में तो ये स्थिति है कि हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में लोग घर में ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या कंसंट्रेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैंने देखा कि जो सिलेंडर्स होते हैं उसके साथ भी पानी का एक ट्यूब वो लगा हुआ होता है, पानी से होकर के ही उस गैस को आता जाता है, नहीं पता नहीं जाती है। कुछ भी है, लेकिन उसमें एक पानी से होके सब जाता है। तो उसमें जो पानी इस्तेमाल करें लोग घर में, वो कौन सा पानी हो? सामान्य पानी इस्तेमाल कर सकते हैं या आरओ होना चाहिए, या कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं कि डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए। कौन सा पानी होना चाहिए जिससे कि ये म्यूकोसिस जैसी बीमारी जो है वो नहीं हो, या और कोई इन्फेक्शन नहीं हो? देखिए, जब आप गैस देते हैं कहीं पर, ऑक्सीजन ले रहे हैं तो गैस के रूप में आप दे रहे हैं। अगर आप ड्राई ऑक्सीजन अंदर की तरफ देंगे तो वो नलियों को आपके ड्राई कर देगा। इसलिए ह्यूमिडिफाइड एयर बोलते हैं इसको। ह्यूमिडिफाई मतलब है कि ह्यूमिडिटी आपने उसकी बढ़ा दी। तो जब ये नलियां होती हैं जो निकल रही हैं सिलेंडर से, वो पानी के अंदर डूबी रहती हैं, तो वो बबल होके जो आती हैं बाहर में, वो ह्यूमिडिफाइड एयर होता है। एक नॉर्मल वाटर है जो आपका पीने का पानी होता है, चाहे वो कोई पानी आप पी सकते हैं। आप आरओ सिस्टम से लीजिए या नॉन आरओ लीजिए, चापाकल का लीजिए या जो बोरिंग वाटर आती है वो लीजिए। आप कोई भी पानी इस्तेमाल करें, ध्यान एक ही चीज रखने की है, ये पानी रोज बदलना चाहिए। बहुत ही आसान है। एक बॉटल होता है जिसको आप खोल दीजिए, निकाल लीजिए, पानी फेंक दीजिए, बॉटल में फिर भर दीजिए वहां तक पानी जहां तक लेवल है, और उसको लगा डालिए। ये तो बहुत आसान सी चीज है। ये ऑक्सीजन फ्लो देखने के लिए रेगुलेटर है और ह्यूमिडिफायर है। ये बहुत ही छोटी चीज है। हर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ लोग लगाते हैं और लगाना ही चाहिए, क्योंकि इससे आपके फ्लो रेगुलेशन का पता चलेगा। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा, माइल्ड केसेस में, जहाँ जो नॉर्मली जो हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स होते हैं, वो 5 लीटर ही दे सकते हैं, 5 लीटर प्रति मिनट दे सकते हैं, जिसकी आवश्यकता माइल्ड केसेस में होती है। लेकिन अगर पेशेंट मॉडरेट सीवियर होता है तो उसमें इसका कोई रोल नहीं है। फिर आप वो गलतफहमी में कि मैं ऑक्सीजन तो दे रहा हूँ, लेकिन ऑक्सीजन की जितनी आवश्यकता है मॉडरेट केसेस में 10 लीटर, 12 लीटर, 15 लीटर की आवश्यकता है। कोई भी छोटा सिलेंडर इतना मैनेज नहीं कर सकता है। एक छोटा सिलेंडर 800 से 900 लीटर स्टोर करता है। एक बड़ा जंबो सिलेंडर जो होता है वो 12,000 लीटर स्टोर करता है। तो ये 800 लीटर जब स्टोर करेंगे और आप प्रति मिनट 10 लीटर ही डालेंगे उसमें, तो आप, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, 10 मिनट प्रति लीटर का मतलब 1 घंटे में 60 मिनट। तो आप कितना लीटर उसमें से निकाल दिए, आप समझ लो उसमें से। तो आपका सिलेंडर चलेगा कैसे? एक सिलेंडर जो छोटा होता है, जो 3.5 फुट का होता है, वो 2 घंटे से ज्यादा नहीं चल सकता है बंधु। अगर आपने एक सिलेंडर रखा, समझा कि 2 दिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप सिर्फ दिखावे के लिए ये कर रहे हो। ये ऐसी हुआ कि प्यासे को बूंद बूंद पानी पिला रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा इनसे। और अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन आपकी 90 से नीचे हो गई, तो हाथ जोड़ के कहूंगा कि अस्पताल जाओ, कहीं भी जहाँ सेंट्रल लाइन की व्यवस्था हो, कहीं भी जहाँ बड़े कंसंट्रेटर की व्यवस्था हो। क्योंकि बड़ा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 15 से 20 लीटर वाला भी होता है, वो महंगा होता है, घर में लोग नहीं रखते हैं ज्यादातर, और रखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो आप समझो कि ऑक्सीजन की डिलीवरी 10 लीटर की देनी होगी कम से कम, 10, 12, 15 लीटर की। ये घर में आप व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, और उनके पानी को हमेशा चेंज करना होगा।
आप जो कंसंट्रेटर होता है उसमें भी पानी रहता है, उसको भी बदलना होगा। जैसे कि आप डेंगू से बचने के लिए अपने घरों में जितने पानी जमाव जल जमाव है, चाहे वो कूलर में का पानी हो या किसी का, आपको रोज बदलने कहा जाता है। वैसे यहाँ भी मैं कहता हूँ कि आप रोज उस पानी को बदलिए, नहीं तो इस फंगस को आप इनवाइट कर रहे हैं, म्यूकरमाइकोसिस आप देख नहीं पाएंगे, और जब आपको ये दिखेगा तब तक ये आपका नुकसान कर चुका होगा। डॉक्टर शर्मा, मैं एक आखिरी सवाल, मैं जानता हूँ कि बहुत समय हो गया, हमारा भी समय खत्म होने वाला है। एक आखिरी सवाल मैं कर रहा हूँ कि जिन इलाकों में कोरोना अब फैल रहा है, वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम भी नहीं हो सकता, गाँव में, दूर दराज के इलाकों में। और कई इलाके तो ऐसे हैं कि पेशेंट को वहां घर से निकलकर शहर के नजदीकी अस्पताल में या ठीक ठाक अस्पताल में पहुंचते पहुंचते 1 दिन या 2 दिन लग जाएंगे, और वो बहुत क्रिटिकल है। अब ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या बिना सिलेंडर के या बिना कंसंट्रेटर के कुछ ऐसा उपाय है कि वो कुछ समय तक जितना ज्यादा हो सके वो ऑक्सीजन बाहर से लिए बिना अपने आप को दुरुस्त रखे? मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग सलाह दे रहे हैं कि बड़ के पेड़ के नीचे बैठ जाओ और पीपल के नीचे बैठ जाओ लेकिन क्या तरीका हो सकता है कि मैं कुछ देर अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाऊं? चलिए जी, ऐसा है कि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठने की मैंने भी कोशिश की, लेकिन मैं भगवान बुद्ध नहीं बन सका, क्योंकि ये ज्ञान जो है ना, ये आत्मज्ञान से आता है। पहली बात है, याद रखिए, मास्किंग, डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजिंग, ये मूल मंत्र है। मास्क ही वैक्सीन है और वैक्सीन ही इलाज है। ये दो बातों का आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आपको मास्क का इस्तेमाल करना होगा, डिस्टेंसिंग रखनी होगी, और वैक्सीन जितनी जल्दी से जल्दी हो, कृपया दोनों डोज वैक्सीन की लगवा लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी बात कि अगर आप हल्के फुल्के प्रॉब्लम में हैं, सोने में दिक्कत हो रही है, तो प्रोन पोजीशन में चले जाएं, यानी कि आप अगर चित सोने की आदत है तो बिल्कुल आप उलट जाएं, पेट के बल चले जाएं, और सामान्य अनुलोम विलोम जैसे करते हैं, कपाल भारती नहीं कह रहा हूं, अनुलोम विलोम जैसे करते हैं कि सांस लंबी खींचो छोड़ो, लंबी खींचो छोड़ो, इससे आप 3 से 6% ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं। और इसको कहते हैं हम लोग प्रोनिंग। प्रोनिंग यानी प्रोन पोजीशन, यानी उलटी हुई सोई अवस्था। और ये आईसीयू के अंदर में यही ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, बेड के अंदर यही ट्रीटमेंट करते हैं जहां मॉडरेट हाइपोक्सिया या सीवियर हाइपोक्सिया होता है, जो अत्यंत ही आवश्यक है। प्रोनिंग से बहुत लोगों की जिंदगी बचती है। तो जब तक आपको चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध न हो सके कुछ घंटों के लिए या एक आध दिन के लिए, आप प्रोन पोजीशन में सोने की कोशिश करो 12 से 16 घंटे। अवेक प्रोनिंग बोलते हैं, क्योंकि आप जब जगे हुए हो तभी आप ऐसा कर सकोगे, सोने के बाद आपकी करवट बदलेगी, आप घूम जाओगे। तो आप लेटरल पोजीशन नहीं, आप प्रोन पोजीशन, बिल्कुल उलट के पेट के बल सोने की कोशिश करो। नंबर एक, अगर ये भी इतना कर ले तो काम चल जाएगा थोड़ा बहुत। दूसरी बात कि आपके पास देखेंगे कि नेबुलाइजर बहुत जगह बहुत लोग रखते हैं, जिन लोगों को दमे के रोग है और ये है। आप सिंपल नेबुलाइजेशन मशीन उठाइए और बिना उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, दवा डालने की भी आवश्यकता नहीं है, और उसको आप चला दीजिए। उससे एक एयर प्रेशर आता है, वो सामान्य एयर जो 20% ऑक्सीजन आपके इसमें है, वो बढ़ी हुई रफ्तार से आपके अंदर जाएगा, वो भी 2-4-5% आपके ऑक्सीजन को बढ़ा सकता है। लेकिन ये सारी चीजें हैं वो टेम्पररी है, इसलिए बरगद और पीपल के पेड़ के नीचे बैठना छोड़ दीजिए, समझा ना। और ये ज्ञान लीजिए, ये बरगद का ज्ञान हो या पीपल का ज्ञान हो, ये ज्ञान लीजिए कि आपको मास्किंग, डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग करना है, आपको प्रोन पोजीशन यानी उलट के सोना है, और आपको कुछ नहीं मिले तो नेबुलाइजर मशीन किसी से उधार ही ले लो और उसको सिर्फ पानी डालकर उसमें चला दो। अगर दवा डाल के चलानी हो तो बिना डॉक्टरी सहायता के दवा डाल के कभी मत चलाना, क्योंकि फिर आप उसमें स्टेरॉइड डालोगे और बेजा इस्तेमाल करोगे। लेकिन जितनी जल्द से जल्द हो, अगर आपका पल्स ऑक्सीमीटर कह रहा है कि मेरे भाई 94 से नीचे जा रहा हूं, तो आप अस्पताल की तरफ रुख ले लो, और नहीं तो फिर रुखसत हो जाओगे। बहुत महत्वपूर्ण बात की है आपने कि हम 2 से 6% ऑक्सीजन अपने भीतर जो है अपनी कोशिशों से सिर्फ पेट के बल लेट करके, उल्टा लेटना जिसको कहते हैं, लेट करके बढ़ा सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से शहरों में लोग ऑक्सीजन के लिए मारामारी कर रहे हैं, उसकी जगह अगर ये हम जो प्राकृतिक इलाज है उसको करें तो शायद ज्यादा बेहतर होंगे। डॉक्टर शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को। और दर्शकों, आपको इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस वक्त बात कर रहे थे भागलपुर के डॉक्टर हेम शंकर शर्मा को, जो भागलपुर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और इसके साथ साथ वो वहाँ कोरोना के इंचार्ज भी हैं। बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगी बचाई है उन्होंने, और बड़ी संख्या में लोग जो हैं उनके इलाज से ठीक हुए हैं। डॉक्टरों की एक पूरी टीम उनके साथ काम कर रही है।
तो हम सब लोगों की तरफ से डॉक्टर शर्मा को बहुत-बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही काम करते रहें, लोगों के जीवन को बचाते रहें। और दर्शकों, आज इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल फिर एक नए प्रोग्राम में किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।